in this course, that is the RPSC first grade course PGT Physics. I hope आप सभी को इस कोर्स में अच्छा लग रहा होगा, फीलिंग गुड हो रहा होगा। मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छी प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ चुन के। ना मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस हो या फिर जो आपके एग्जाम में नहीं आता हो, ना ही मैं कम पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको लिखा रहा हूँ। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब थोड़ा आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। ठीक है, बस अब ये एंजॉयमेंट थोड़ा और अच्छा होगा अगर आप लोग डेली रिवीजन करते रहेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग डेली जो मैं पढ़ाता हूँ उसको केवल 15 मिनट देख लो। क्लास के बाद केवल और केवल 15 मिनट आप लोगों को इस लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करना है, देखना है, बस और कुछ नहीं। आज चैप्टर नंबर 1 का हाफ पोर्शन खत्म हो जाएगा, डायमेंशंस एंड यूनिट का। फिर चैप्टर नंबर 1 का ही सेकंड पोर्शन शुरू होगा, एरर एनालिसिस का। वो हम लोग कल से शुरू करेंगे, आज शुरू नहीं करेंगे। तो आज केवल इस फर्स्ट वाले पोर्शन को खत्म कर देंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 के, और विद इन 2 डेज और 3 डेज उस एरर को खत्म करके हम लोग इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। मतलब 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खत्म। उतना ही पढ़ाया है, उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है, ठीक है ना। बाकी आपको सवालों के माध्यम से बहुत कुछ मिलेगा। मैं इतने सारे आपको डायमेंशंस लिखा रहा हूँ, मैंने इतनी क्वांटिटीज लिखा दी, आपको इतनी भौतिक राशियां लिखा दी, जितना मुझसे हो सकता है मैंने सारी भौतिक राशियां इंक्लूड कर दी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसका बेसिक फंडा ही भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई। ठीक है, ऐसे ही हर चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को आपको लिखाता जाऊं, एक्सप्लेन करता जाऊं। ठीक है, बस ये है कि आपका दिमाग चल जाए बस एग्जाम टाइम में, और तभी चलेगा जब डेली रिवीजन करोगे। क्योंकि कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। CSIR नेट की तरफ कोई हार्ड सवाल नहीं आता है। RPSC का PGT का पेपर ऐसा होता है कि आपको चीजें लर्न होनी चाहिए, आपके हाथ में एक अच्छा मटेरियल हो, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे, आप प्रॉपर टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते रहें, बस इतना ही काफी है। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना RPSC के एग्जाम में, या फिर ज्यादा दिमाग नहीं चलाना PGT के एग्जाम में। कोई भी स्कूल लेवल का एग्जाम होता है, वहां पर आपकी एक्यूरेसी, आपकी फ्लुएंसी और आपके कंसिस्टेंसी से देखी जाती है। आपने कितना सतत पढ़ाई करी है, डेली पढ़ा है, याद कितना है चीजों का। तो क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे डिपेंड होता है ये एग्जाम। समझ नहीं बात? इसलिए बहुत कुछ पढ़ने वाले हम लोग क्वांटिटी वाइज, दैट्स व्हाई कुछ छूट ना जाए। आप लोग डेली रिवीजन करते रहें। ये यूनिट बहुत जल्दी ही आपकी खत्म हो जाएगी, तो इसका बाइंड अप कर देंगे। आज तो हम इसका आधा पार्ट खत्म करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल आपको दिया था मैंने। इस न्यूमेरिकल में मैंने आपसे कहा था कि बल अगर है तो इसके लिए क्या क्या ABC का वैल्यू होगा। तो बल की विमा हम जानते हैं, m0 l-1 t-1। बल की जो विमा होती है बेटा, वो क्या होती है जरा बताना मुझे। m0 या m1 क्या होती है बताओ। बल इज इक्वल टू ma होता है, तो m1 l1 t-2 होता है बेटा इसका फॉर्मूला। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो a बराबर 1, b बराबर 1, m1 l1 t-2। तो ये हो जाएगा। दाब की विमा क्या होती है बेटा? दाब मतलब क्या होता है जरा बताना मुझे। दाब की विमा क्या होती है, फटाफट क्विकली दिमाग में रिवाइज करो। दाब मतलब फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल को दाब बोलते हैं। तो बल बटा क्षेत्रफल को दाब बोलते हैं। तो जल्दी बताओ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बल बटा क्षेत्रफल की वजह से अगर हम लोग बोले तो क्या ये नहीं हो जाएगा? बोलो, सही है कि नहीं है? बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लेंथ की पावर 2। समझ में आ गई बात? गुड। अब जरा वेग का बताना। मीटर पर सेकेंड, वेग मतलब मीटर पर सेकेंड।
गुड। अब जरा त्वरण का बताना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न करते हैं। देखो, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, उसमें समझना इस चीज को कि नोट डाउन करते हैं हम लोग इसमें। एक चीज लिखता हूं, जरा बताना ये क्या चीज है। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर। जरा बताएंगे आप ये क्या चीज लिखी मैंने। बोलना ये क्या चीज है। रियल गैस इक्वेशन या फिर वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। क्या चीज लिखी है मैंने ये, वॉन्डरवॉल है ना, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। वेरी गुड। तो यहाँ पर कितने कांस्टेंट है बेटा, बोलो कितने यहाँ पर कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है। तो यहाँ तीन कांस्टेंट है। कितने कांस्टेंट है बेटा, यहाँ तीन कांस्टेंट्स हैं, जिनकी बीमा हमको पता नहीं है। बाकी तो आपको पता है, पी प्रेशर है, प्रेशर की बीमा आपको पता है। वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बीमा आपको पता है। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी मोल में नापे जाते हैं, उसकी पता है। और टी टेम्परेचर है, उसकी बीमा भी आपको पता है। केवल ए की बीमा आपको नहीं पता, आर बी की बीमा आपको नहीं पता। वैसे आर जो है वो गैस नियतांक होता है, उसकी बीमा आपको पता है, बट मैं यहाँ पर आर को भी एक नियतांक मान के, कांस्टेंट मान के इसकी बीमा आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ। तो जरा आप लोग कष्ट करो इस चीज में, जरा निकालने की कोशिश करो कि आखिर आर की बीमा होती क्या है। जरा बताना बेटा। यहाँ तीन कांस्टेंट है, ए बी व आर। यहाँ तीन कांस्टेंट है बेटा, कौन कौन से लिख लो, ए बी व आर। अतः किसी भी एक कांस्टेंट की बीमा निकालने के लिए, अतः किसी भी एक कांस्टेंट की बीमा लेने के लिए कि दो को जीरो करना है। ये एक तरीका होता है बीमा निकालने का। बाकी दो को अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है भैया, हमको तो मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं आएगा जब तक आप करके नहीं देखोगे। जरा करके देखते हैं। सपोज मैं आपसे से बोलता हूँ बेटा कि ए की बीमा निकालो। मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि जरा ए की बीमा निकालो। तो बेटा जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे बेटा, आप बी को जीरो कंसिडर कर लो और आर को भी जीरो कंसिडर कर लो। तो इस स्थिति में हमारे पास जब दो चीज जीरो हो गई तो इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है एक मिक्स बीमा निकालने का। तो जरा ए की बीमा निकालना बेटा, जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो ए की बीमा क्या हो जाएगी बेटा, पी मल्टीप्लाई विद द वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब आपको पता है पी क्या चीज है, प्रेशर है। वी क्या चीज है, वॉल्यूम है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है।
तो प्रेशर मतलब क्या होता है, मतलब दाब होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, क्योंकि वो तो वॉल्यूम है, आपको पता ही है वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब होता है। अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या हो जाएगा, मोल्स की पावर 2 लगा दिया आपने। तो इस अकॉर्डिंग अगर वीमा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, m1 बिकॉज फोर्स में m1 आता है, L5 हो जाएगा बिकॉज वो कट पिट के L5 बचेगा, और T-2, और नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से क्या हो जाएगी, मोल-2। अरे आ गई बात समझ में, ये एक ही वीमा निकल गई, बोलो ठीक है। अब इसी प्रकार से अब तुमसे बोलें कि भाई साहब बी की वीमा निकाल के बताओ, ठीक है, बी की ईमा निकाल के बताओ, तो तुम तो और बड़े चतुर चालाक हो। बी की ईमा निकालने के लिए हम लोग को बाकी दो को जीरो करना पड़ेगा। सो बी की ईमा अगर मैं तुमसे बोलूँ निकालने के लिए, तो बी की ईमा निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे बेटा, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और वी माइनस एन, यही तो इक्वेशन थी तुम्हारी वंडरवॉल की। इस इक्वेशन में तुम लोग क्या करो, ए को जीरो रख दो और साथ में आर को भी जीरो रख दो, तो बचा क्या, v माइनस एन वी विच इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे ये जीरो हुआ, आपका जो b की बीमा है वो किसके बराबर हो गई, एन बी के बराबर हो गई। b की बीमा है वो हो गई v अपॉन एन के बराबर। v मतलब मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया, m तो जीरो हो गया, और मीटर क्यूब मतलब कितना हो गया, मीटर क्यूब मतलब L3, और मोल इनवर्स T0 भी है। और क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, दैट्स इट। अरे आ गई बात समझ में। अब तुमसे ऐसे बोलूं आर की विमा निकालो, तो आर की विमा भी निकाल सकते हो बिना कुछ झंझट के। नंबर तीसरा आपसे बोला जाए कि भाई साहब आर की विमा निकालो, तो तुम तो आर की भी निकाल सकते हो बीमा, आर की बीमा निकालना है मुझको, तो आर की बीमा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बाकी ए को जीरो कर दूंगा और बी को जीरो कर दूंगा। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एन आर टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जीरो तो नहीं होगा, पी भी होगा, पी भी होगा, पी भी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन होती है, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो आर की जो बीमा है वो हो जाएगी पी बी अपॉन एन टी। पी की बीमा आपको पता ही है, पी मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है, बी मतलब वॉल्यूम होता है, मीटर क्यूब में होता है वो। और एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, टी मतलब केल्विन होता है। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा आपके पास में M1 L2 T-2 मोल-1 और K-1। आ गई बात समझ में, क्लियर। डन। वेरी गुड सौरभ, टू गुड। तो इस तरीके से सवाल किए जाते हैं, बोलो सही है। आ गई बात समझ में, चले आगे। अगला सवाल करते हैं, समय t पर एक कण का वेग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, समय t पर
एक कण का वेग v समीकरण v इज इक्वल टू AT प्लस v अपॉन टी प्लस सी। एक बात याद रखना, कोई भी दो चीजें प्लस तभी होती है जब उन दोनों की विमाएं समान हो। कोई भी दो चीजें माइनस तभी होती है जब उन दोनों की विमाएं समान हो। क्या बोला मैंने? प्लस या माइनस में कोई भी क्वांटिटी अगर है किसी भी इक्वेशन में, तो वो तभी संभव है जब उनकी विमाएं समान हो। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। दो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो जरूरी नहीं है उन दोनों की विमाएं समान हो। समझ नहीं? समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इसके प्लस में ये क्वांटिटी है, तो ये कंपलसरी है कि दोनों की विमाएं डायमेंशन इक्वल होंगी। जो मैंने गोल गोल किया है, कोई बात नहीं, जरा और समझते हैं। ये दोनों क्वांटिटी बराबर प्लस में है, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटीज प्लस में है। इसका मतलब ये है कि दोनों की विमाएं समान है। तो प्लस समझ में आ गया तुम्हारे? माइनस में होगी तब भी ऐसा ही होता। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। चलो मल्टीप्लाई समझते हैं। अब बच्चों वरना दो चीज है, एक तो है ए और एक है टी, दोनों मल्टीप्लाई में है। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, तो ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों की विमाएं समान हों। कभी जरूरी नहीं है, अलग अलग होगी दोनों की विमाएं। क्लियर? चलो और समझते हैं। अगर कोई क्वांटिटी किसी के बराबर है तो ये जरूरी है कि दोनों की विमाएं अलग अलग पदों के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो LHS में v लिखा हुआ है, v के बराबर है, तो v की जो विमा है वो इसकी विमा होगी और वही इसकी विमा भी होगी, क्योंकि AT की विमा और v अपॉन टी प्लस सी की विमा समान होनी है। आ गई बात समझ में? बस यही औचित्य था मेरा मतलब। अब विमाओं के सूत्र से इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। सवाल ये है, जहां A B C नियतांक हैं, जहां A B C नियतांक हैं, जहां A B C नियतांक है, तो A B C की विमाएं ज्ञात करो। तो A B C की विमाएं ज्ञात करो। तो देखो मैं आपको तो पहले बता चुका हूँ, जैसे आपको A की विमा निकालनी है तो आपको B और C को 0 मानना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है A की विमा निकालने के लिए, या फिर दूसरा वाला है ना, ये होता है, ये सूत्र होते हैं बेटा सौरभ, V में ये सूत्र होते हैं। ये जरूरी है, डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए इक्वेशंस में। ये बहुत कंपलसरी है किसी फॉर्मूले को डिजाइन करते वक्त कि ऐसे डायमेंशंस के रूल जो मैंने अभी आपको समझाए हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब समझना ध्यान से। मैं आपको A की विमा निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि B और C को 0 कर दो, नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका, मैंने आपको बोला कि प्रत्येक पद की विमा LHS वाले क्वांटिटी से मैच करनी चाहिए। मतलब जो V की विमा होगी, जो V की विमा होगी वही विमा किसकी होगी बेटा? इस वाले पद की होगी। तो बेटा आप तो जानते हो ना V मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। बेटा आप तो ये भी जानते हो ना T मतलब होता है समय, तो समय मतलब सेकंड होता है। तो आप तो समझ गए कि A बराबर क्या हो जाएगा? मीटर इंटू सेकंड का -2। इसका मतलब A की विमा क्या है? एक्सेलरेशन की विमा है m0 l1 t-2। अरे आ गई बात समझ में? ऐसे निकालना है। अब तुमको बोले कि भैया बी की विमा निकालो, तो बी की विमा निकालने से पहले या तो एक तरीका है कि ए और सी को 0 कर दो, नंबर 1 तरीका। पहला मेथड तो क्या है? ए और सी को 0 कर दो।
बी की ईमा निकालना है आपको, तो एक तरीका तो बी और सी को जीरो कर दो, ए और सी को, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन टी बच जाएगा, और इससे बी की ईमा निकल जाएगी मीटर पर सेकंड बराबर बी अपॉन सेकंड, तो सेकंड सेकंड गया, और बी की ईमा आ जाएगी सिंपल मीटर, मीटर का मतलब होता है m0 l1 और t0। एक तो ये तरीका हो गया। एक ये तरीका हो गया कि बी की ईमा ना निकाल के सी की ईमा निकाल लो। सी की ईमा निकालना कितना आसान है, मैंने आपको क्या बोला, दो क्वांटिटीज प्लस में तभी होती है जब दोनों की ईमाएं समान हो। तो टी समय है और सी उसके प्लस में है, तो टी की ईमा वही है जो सी की ईमा है। अब सी की ईमा क्या है, जो टी की ईमा है, और टी की ईमा क्या है, सेकंड, मतलब टी की पावर 1, तो वही सी की ईमा हो जाएगी। अरे आ गई बात समझ में। सी की ईमा निकालना आसान है ना, और बाकी हमारा जो मेथड चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है ना, कि अब अपना मेथड क्या बोल रहा है कि सी की ईमा निकालने के लिए हम ए और बी को जीरो मान लेंगे। अब समस्या ये हो जाएगी, बी को जैसे आप जीरो करोगे तो वो पद ही गायब हो जाएगा सी वाला। अरे बी को जीरो कर दोगे तो पद गायब नहीं हो जाएगा सी वाला, पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा पद गायब हो जाएगा वो। इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि सी की बीमा वही है जो टी की बीमा है, सी की बीमा वही है जो टी की बीमा है। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो सी तथा टी प्लस में है, अतः दोनों की बीमाएं समान होगी। अतः या फिर मैंने आपको पहले बोला v की बीमा वो होगी जो इस v की बीमा इसके बराबर होनी चाहिए, इस पूरे पद के बराबर। तो v की बीमा इस पूरे पद के बराबर होनी चाहिए, एक तरीका ये भी है। और v बराबर होता है m0 l1 t माइनस वन, क्योंकि तो वेलोसिटी है। v की बीमा भी आपने ऊपर निकाली है, m0 l1 t0, और t की बीमा क्या होती है, t1 होती है, प्लस c हमको पता नहीं है, तो l से l गया, ठीक है। अब इन दोनों की कीमत समान होनी चाहिए ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें t0 प्लस सी टी माइनस वन बराबर जीरो, तो c बराबर t1। ये भी एक तरीका है। बाकी c की बात आपको मैं पहले बोल चुका हूँ क्या होगी, m0 l0 t1। तो दो तीन तरीके होते हैं निकालने के, आप जिससे चाहो उससे निकाल लो। टर्म कहाँ गायब है, देखो टर्म गायब हो गई तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ए और बी को आपने जीरो कर दिया सौरभ, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। फिर हमारा दूसरा मेथड कि v की बीमा RHS में उपस्थित समस्त पदों की बीमाओं के बराबर होगी जो भी योग में है। LHS की बीमा RHS के प्रत्येक पद की बीमा के समान होती है। चाहो तो ऊपर लिख लो इस लाइन को, किसी भी समीकरण के LHS की बीमा RHS के प्रत्येक पद की बीमा के समान होती है। The dimension of LHS of any equation is equal to the dimension of every term in the RHS. क्लियर, हर पद के समान होगी। जैसे पहली पहली टर्म क्या है, 80 है, तो 80 के समान होगी। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, b अपॉन टी प्लस सी है, तो उसकी डायमेंशन के समान हो जाएगी। तो बड़ा आसान है। बाकी मैंने आपको लिखा है ये दो क्वांटिटीज अगर प्लस में तो उन दोनों की कीमत समान होती है, माइनस में है तो भी समान होती है, और बाकी तो समान
अब अगर आपके पास एक समीकरण है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब आपको इसमें ए बी और सी की मैं बतानी, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ फटाफट से। मुझे बताओ ए की बीमा क्या होगी, मुझे बताओ बी की बीमा क्या होगी, और मुझे बताओ सी की बीमा क्या होगी। ये तुम्हारे लिए सवाल है भैया। बी वेलोसिटी है। सोनिया का गायब हो गई। हाँ ये भी ना बात, सौरभ इंटेलिजेंट है। मैंने आपको पहले कहा था हर पद की बीमा समान होनी चाहिए एलएचएस के बराबर, मतलब ए की बीमा अगर आपको निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है, ए की इसकी बीमा इसके बराबर है, इसकी बीमा इसके बराबर है, और इसकी बीमा इसके बराबर है। एक तो ये तरीका है। या फिर ए की बीमा निकालने के लिए बी सी को जीरो कर दो, बी की के लिए सी और ए को जीरो कर दो, सी के लिए ए बी को जीरो कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, M0L1T-1, इसकी हो जाएगी M0L1T-2, M0L1T-3। सिंपल सी बात है। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, देखो, आरसी सर्किट चार्जिंग चेंजिंग इक्वेशन, चार्ज इक्वेशन फॉर आरसी सर्किट, ठीक है ना। आवेश समीकरण, आरसी मतलब होता है रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। एक सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो उस सर्किट को बोलते हैं आरसी सर्किट, ठीक है ना। सो आरसी सर्किट के लिए मैं आपको बोलूँ एक बार के लिए, एक इक्वेशन होती है, ये होता है चार्ज कि टी समय में कितना चार्ज फ्लो रहा है, क्यू नोड है मैक्सिमम चार्ज, और ये है उसका एक समीकरण है जहाँ पे आर रेजिस्टेंस है और सी कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, कैपेसिटेंस मतलब होता है धारिता। अब यहाँ पे जो आरसी है ये क्या चीज कहलाता है, ये किसकी डायमेंशन होती है, आर और सी जो है ये क्या चीज है, तो बेटा ये टाइम की डायमेंशन है। अब कैसे पता लगा, अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो क्वांटिटीज होती है वो सेम डायमेंशन की नहीं होती है, और आप तो यहाँ कह रहे हो कि टी अपॉन आर सी लिखा हुआ है, तो आर सी एक टाइम कांस्टेंट है, मतलब एक टाइम का डायमेंशन है। संभव कैसे है? तो एक और लाइन लिख लो, साइन
कोस अथवा एक्सपोनेंशियल में जो क्वांटिटी होती है, क्या बोला मैंने, साइन, कोस अथवा एक्सपोनेंशियल में जो क्वांटिटीज होती है वो डायमेंशन लेस होती है। क्यों? क्योंकि वो थीटा होती है, एंगल को रिप्रेजेंट करती है। साइन थीटा, कोस थीटा, एक्सपोनेंशियल में भी थीटा ही होती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को भी हम साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब एंगल की डायमेंशन कंटेन करते हैं, और एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो जब T अपॉन आरसी को आपको डायमेंशन लेस बनाना है तो आरसी को भी तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, सॉरी टाइम देना पड़ेगा। तो आरसी क्या चीज है? आरसी को एक टाइम कांस्टेंट कहते हैं, कला नियतांक, समय नियतांक। ठीक है, तो आरसी की डायमेंशन किसकी डायमेंशन हो गई यहाँ पे? समय की। इसे बोलते हैं समय नियतांक। समय नियतांक, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आपने आर सी का वैल्यू जो है टॉ के बराबर रख दिया, टी का वैल्यू आर सी के बराबर रख दिया, मतलब एट क्या हो जाएगा, अगर आपने टी की वैल्यू को आर सी के बराबर दिया, मतलब अगर उस समय पे आप लोग ले रहे हो जब आर सी का वैल्यू के बराबर टाइम है, तो फिर ये जो हो जाएगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना रह जाएगा, 63.7% रह जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर -1 लगता है, और एक्सपोनेंशियल की पावर -1 समथिंग समथिंग कैलकुलेट करके इतना ही बचता है। तो मतलब क्या होता है, समय नियतांक समय का वह मान होता है जहां पर आवेश अपने अधिकतम मान का 63.7% रह जाता है। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, ये सब पढ़ाएंगे आगे चैप्टर नंबर 6 में या 7 में, डोंट वरी। ठीक है, तुम चाहो तो भी लिख सकते हो, ये समय नियतांक समय का वह मान होता है जहां पर आवेश अपने अधिकतम मान का 63.7% रह जाता है। अब आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए तगड़ा सवाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं अभी करो, अभी भी करना, ठीक है, घर में भी कर सकते हो आराम से, पर बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा। लास्ट सवाल है बस, डायमेंशन का लास्ट सवाल है, इसके बाद डायमेंशन खत्म करते हैं, फिर हम लोग कल से एरर एनालिसिस शुरू करेंगे। इस चैप्टर का आधा पार्ट खत्म, आधा पार्ट कल से शुरू हो जाएगा। एरर एनालिसिस, त्रुटियां, हिंदी में बोलते हैं त्रुटियां। त्रुटियों के बिना सब कुछ संभव नहीं है, कुछ भी बिना त्रुटि के सब असंभव है, इसलिए त्रुटियां तो निकालनी पड़ेगी। तुम जैसे लोग की तो त्रुटियां त्रुटियां हैं, टूटी फ्रूटी है वो, ये मान लो त्रुटियां त्रुटियां हर जगह, इसलिए त्रुटियां तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो त्रुटि निकालने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इस चैप्टर का डी एंड करते हैं, आधे वाले चैप्टर का डी एंड करते हैं, फिर कल से हम लोग इस चैप्टर का रिमेनिंग हाफ पोर्शन जो है वो शुरू करेंगे। एक सवाल और करो अंतिम, देखो, प्लांक नियतांक H प्लांक नियतांक H निर्वात में प्रकाश का वेग c गुरुत्वाकर्षण नियतांक g
को मूलभूत राशियां माना जाए? तो निम्न में से कौन सी राशि लंबाई की होगी? निम्न में से कौन सी राशि बड़ा आसान सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। ठीक है। ऑप्शन ए, रूट ऑफ GC अपॉन H to the power 3/2। ऑप्शन बी, रूट ऑफ HG अपॉन C to the power 3/2। ऑप्शन सी, रूट ऑफ HG upon C to the power 5/2। and option D, root of HC upon G। बोलो। अच्छा, ये रूट इसमें नहीं है, रुको एक मिनट, ये रूट इसमें नहीं है। नहीं, वो सही था पहले वाला। मीटर पर सेकंड। अब बताओ क्या बोलते हो इसमें? आपको इन सभी क्वांटिटीज की विमाएं पता होनी चाहिए। एक एक करके हर ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मीटर आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब मीटर लंबाई की डायमेंशन है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लंबाई प्रोवाइड कर रहा है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? जैसे मान लो जी की डायमेंशन क्या होती है? जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी डायमेंशन फोर्स मल्टीप्लाई विद द आर स्क्वायर अपॉन एम एम, यही होती है ना। जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विद द आर स्क्वायर एम एम। जी का पता है, सी प्रकाश का वेग मीटर पर सेकंड होता है, एच प्लांक नियतांक है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, से एच की डायमेंशन निकाल लो, एच बराबर ई अपॉन न्यू। ऐसे सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको, बस खत्म काम। और ऐसे ही एक एक ऑप्शन में रख के देखो, जो ऑप्शन आपको मीटर दे दे वही आपका सही ऑप्शन है। आपको 2 मिनट देता हूँ करने के लिए, फटाफट करो इस सवाल को।
टाइम अप, मैं आपको सीधा सही जवाब बताता हूँ, फिर बाकी ऑप्शन आप चेक कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कैसे करना है वो समझना, एक ऑप्शन चेक करना था। एक्चुअली बी में ना एच है, एच मतलब होता है प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ई इज इक्वल टू एच नहीं होता है ना, इसलिए जी मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जी बराबर क्या होता है, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जी बराबर एफ मल्टीप्लाई विद द आर स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूले होते हैं इनके। सी मतलब होता है वेग, ये तो वेग ही तो था सिंपल, तो ये तो वेग ही नहीं। अब सबकी डायमेंशन बताइए आपको, ठीक है, निकाल के देखो। एक्चुअली यहाँ से निकाला है मैंने, ई इज इक्वल टू एच नहीं होता है, और एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इन सब फॉर्मूलों से मैंने काम करके देखा है। तो बच्चों अगर हम लोग देखें इस चीज में, थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है देखना, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये हो जाएगा फोर्स, फोर्स फोर्स स्क्वायर हो जाएगा, और न्यू मतलब वन अपॉन सेकेंड होता है, तो न्यू मतलब वन अपॉन सेकेंड हो गया। और आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मतलब मीटर का स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास में, तो मीटर का स्क्वायर तो है ही, आर मतलब मीटर का स्क्वायर। और नीचे किलोग्राम चल रहा है, तो किलोग्राम का भी स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एम और मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन मीटर पर सेकेंड की पावर 3/2। सो मीटर पर सेकेंड की पावर 3/2। अब फोर्स का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। तो फोर्स तो खैर रूट से बाहर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फोर्स रूट से बाहर आ जाएगा, मीटर रूट से बाहर आ जाएगा, किलोग्राम रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट ऑफ एम और एस बचेगा अंदर की तरफ। और यहाँ पर 3/2 का मतलब होता है बेटा, एक बार लिख दो और आधी बार लिख दो। 3/2 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, एक मल्टीप्लाई विद द आधा, तो एक बार लिख दो। और आधी पावर का मतलब होता है रूट, तो रूट एम अपॉन एस। रूट एम से रूट एम गया, एस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, और ये नीचे वाला एस भी एक बार चला जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और मीटर आपके पास में ऑलरेडी है, किलोग्राम यहाँ पे लगा हुआ है, और ऊपर चला जाएगा आपका एस, तो ये हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और नीचे भी एक एम बचेगा। तो ये एस स्क्वायर से एस स्क्वायर गया, किलोग्राम से किलोग्राम गया, एम से एम गया, तो क्या बचा एम, जो कि होता है लंबाई का डायमेंशन। खत्म काम, इसीलिए ऑप्शन बी आंसर है इसका। बड़ा तगड़ा सवाल था, सारी प्रैक्टिस एक बार में करा देगा। साफ नहीं दिख रहा, रुको एक मिनट। अब दिखा साफ, क्लियर। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का आधा पार्ट खत्म। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, तो कल से हम वही शुरू